भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के फैन हो जाएंगे। ये 5,000 जवान कैसे चाइना की लाखों की फौज को घुटनों पर लाएंगे, और इस पूरे खेल के अंदर भारत का एक गुप्त ब्रह्मास्त्र भी है जिसने चाइना की सालों पुरानी बॉर्डर इंफ्रा स्ट्रेटेजी को रातों रात मिट्टी में मिला दिया है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप पिछले 5 सालों के ही सैटेलाइट डेटा को देखते हैं, इंटेलिजेंस इनपुट्स को देखते हैं, तो एलएसी के उस पार चाइना पागलों की तरह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। वहां नए ड्यूल बेस्ड गांव बनाए जा रहे हैं जिन्हें जाकंग विलेज कहा जाता है। पक्के अंडरग्राउंड बंकर बन रहे हैं। हाई स्पीड रेलवे लाइन बनाई जा रही है। रेलवे के एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं। ये सब कोई सामान्य विकास नहीं है, बल्कि यह चाइना की एक सोची समझी मिलिट्री स्ट्रेटजी थी। दोस्तों, चाइना चाहता था कि जैसे ही बॉर्डर पर कोई विवाद हो, वह कुछ ही घंटों के अंदर अपना भारी भरकम साजो सामान, अपनी भारी भरकम सेना और हथियारों को बॉर्डर के ऊपर लाए और डिप्लॉय कर दे। वहीं दूसरी ओर हम अपनी सेना की बात करते हैं तो वह मुख्य रूप से डिफेंसिव मोड में हुआ करती थी, यानी कि बचाव वाले मोड में हुआ करती थी। हमारी जो बड़ी स्ट्राइक कोर होती है, जिसके अंदर 1 लाख तक सैनिक होते हैं, वो बॉर्डर के बहुत पीछे यानी कि मैदानी इलाकों या फिर बेस कैंप्स में हुआ करती थी। जब भी कोई तनाव होता था तो इन विशाल फॉर्मेशंस को बॉर्डर तक पहुंचने के लिए, अपने साधो सामान को मोबिलाइज करने के लिए और सेटल होने के अंदर घंटों नहीं बल्कि हफ्तों लग जाया करते थे। दोस्तों, चाइना इसी टाइम गैप का बड़ा फायदा उठा लेता था। वो चाहता था कि जब तक भारतीय सेना का मेन कॉम्बैट ग्रुप बॉर्डर के ऊपर पहुंचेगा, तब तक विवादित जमीन पर कब्जा करके वह बैठ जाएगा और फिर कूटनीतिक बातचीत में उसे लेवरेज मिल जाएगा। दोस्तों, जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि यहीं पर पूरा गेम पलटता है। भारत ने चीन की इस टाइम गैप वाली चालाकी को बहुत गहराई से स्टडी किया और एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसे मिलिट्री साइंस के अंदर गेम चेंजर कहा जाता है। दोस्तों, भारत ने अपनी दशकों पुरानी डिफेंसिव रणनीति को उठाकर के डस्टबिन में डाल दिया है, उसे अग्रेसिव और ऑनफेंसिव बना दिया है। इसी आक्रामक नीति का सबसे बड़ा हथियार है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। दोस्तों, भारतीय सेना ने यह महसूस किया है कि हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर 1 लाख की फौज को एक साथ ले जाना सिर्फ मुश्किल ही नहीं, बल्कि लॉजिस्टिकली भी बहुत बुरा सपना है। वहां भारी हथियारों का काफिला फंस सकता है, रास्ते ब्लॉक हो सकते हैं। लिहाजा भारत को एक ऐसी फोर्स चाहिए जो छोटी हो, बेहद आक्रामक हो और पलक झपकते ही दुश्मन के ऊपर कहर बन के टूट पड़े। और यहीं पर कहानी सबसे इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अब हम जानेंगे कि 5,000 जवान कैसे चीन की नींद हराम कर सकते हैं। तो दोस्तों, पुरानी व्यवस्था के अंदर हमारी सेना अलग अलग हिस्सों के अंदर बंटी होती थी। इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना की यूनिट अलग अलग होती थी। तोपखाना यानी कि आर्टिलरी अलग अलग काम किया करती थी। रसद पहुंचाने वाली लॉजिस्टिक्स और एयर डिफेंस सब कुछ अलग अलग हुआ करते थे। जब युद्ध का सायरन बजता था तो इन सभी अलग अलग टुकड़ियों को एक साथ एक जगह पर लाने और कोऑर्डिनेट करने के अंदर बहुत ही कीमती समय जाया हो जाया करता था। युद्ध के मैदान के अंदर समय ही जीवन और मृत्यु तय करता है। दोस्तों, अब हमारी सेना ने इन 5,000 सैनिकों का एक ऐसा रेडी टू किल पैकेज तैयार किया है जिसमें सब कुछ एक ही यूनिट के अंदर समाहित है। ये कोई साधारण ब्रिगेड नहीं है। इस आईबीजी के अंदर ही इन्फेंट्री मौजूद है जो सीधे लड़ाई लड़ेगी। इसके साथ में बो फोर्स और M777 अल्ट्रालाइट होबिजर तोपों वाली आर्टिलरी भी इसी ग्रुप का हिस्सा है। कॉम्बैट इंजीनियर्स भी साथ में चलेंगे, जिनका काम है रातों रात दुश्मनों के इलाकों के अंदर पुल बनाना और रास्ते क्लियर करना। दुश्मन के चॉपर्स और ड्रोन्स को भी हवा में ही भस्म करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम भी इसी यूनिट के अंदर है। और दोस्तों, सबसे खतरनाक बात, इस ग्रुप को मॉडर्न ड्रोन सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और अपने खुद के फील्ड हॉस्पिटल का सपोर्ट हासिल है। यानी इस 5,000 के ग्रुप को पीछे से किसी बैकअप का इंतजार नहीं करना है। वह अपने आप में एक चलती फिरती तबाही है जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। दोस्तों, इस आईबीजी की सबसे बड़ी ताकत इसकी रफ्तार है। रफ्तार ही आज के युद्ध में मौत का दूसरा नाम है। चाइना को लगता था कि भारत को अपनी बड़ी सेना लामबंद करने में 2 से 3 हफ्ते जरूर लगेंगे, लेकिन आईबीजी का साइज इतना परफेक्ट और फुर्तीला है कि इसे मात। इजराइल जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है, वह भी अपनी कंबाइंड आर्म्स रणनीति के दम पर ही अरब देशों की बड़ी सेनाओं को कुछ ही घंटों के अंदर घुटनों पर ला देता है। दोस्तों, भारत ने हाल ही में चल रहे रूस यूक्रेन वॉर से भी बहुत कुछ सीखा है। रशिया ने शुरुआत में जो बीटीजी यानी कि बटालियन सामरिक समूह बनाए थे, उनमें एक बड़ी खामी थी। उनमें इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिकों की बहुत कमी थी, जिसकी वजह से उनके भारी टैंक, गाड़ियां यूक्रेन के एम्बुश के अंदर फंस के तबाह हो गए। भारतीय सेना के थिंक ने रशिया की इस गलती का बारीकी से विश्लेषण किया है।
इसलिए भारत ने अपने आईबीजी को 5,000 जवानों के साथ में इतना बैलेंस्ड और मजबूत बनाया है कि इसके अंदर बख्तरबंद गाड़ियों के साथ साथ पैदल सैनिकों की पर्याप्त संख्या मौजूद है, जो पहाड़ों की चोटियों पर कब्जा करने और दुश्मन को खदेड़ने में माहिर हैं। दोस्तों, ये सच है कि चाइना ने भी पिछले कुछ सालों के अंदर अपनी सेना के अंदर कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड बनाए हैं, लेकिन भारत का यह आईबीजी मॉडल चाइनीज मॉडल पर बहुत भारी पड़ता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रणनीतिक कारण भी है। भारत की आईबीजी को पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के 3T विजन के ऊपर डिजाइन किया गया है। यह 3T है थ्रेट, टेरेन और टास्क, यानी कि खतरा, इलाका और काम। चाइना के सैनिक मैदानी इलाकों के अंदर आते हैं, उनके हथियार भी उसी हिसाब से डिजाइन है, लेकिन भारत का यह आईबीजी हिमालय के खूंखार और दुर्गम पहाड़ों के लिए विशेष रूप से कस्टमाइज किया गया है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों के ऊपर भारी भरकम हथियारों के बजाय हल्के, तेज और मारक हथियारों की जरूरत पड़ती है। भारतीय सैनिक जो जन्म से ही या फिर अपने ट्रेनिंग के दौरान इन ऊंची पहाड़ियों के या ऊंचाइयों के आदी हो चुके होते हैं, वह इस नए चक्रव्यूह के साथ में चाइना की वीडियो गेम वाली आर्मी को कुछ ही दिनों के अंदर उखाड़ फेंकने की कैपेबिलिटी रखते हैं। दोस्तों, जो बात सामने दिख रही है, असली खेल उससे भी बड़ा है। भारत की यह रणनीति केवल कुछ हजार सैनिकों को डिप्लॉय करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़े पावर बैलेंस को शिफ्ट करने की तैयारी है। दोस्तों, भारत ने वेस्ट बंगाल के पानागढ़ में मौजूद 17वीं माउंटेन स्ट्राइक कोर के तहत इन आईबीजीज का गठन किया है। इस कोर का एकमात्र उद्देश्य चाइना के खिलाफ ऑफेंसिव ऑपरेशंस को अंजाम देना है। यानी अब भारत केवल अपनी सीमा को नहीं बचाएगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर एलआईसी पार करके चाइना के इलाकों के अंदर घुसपैठ करके उसके मिलिट्री बेसिस और सप्लाई लाइंस को तबाह कर देगा। यह कूटनीतिक रूप से एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सिग्नल है कि भारत अब डिफेंसिव माइंडसेट से पूरी तरह से बाहर निकल चुका है। और दोस्तों, अब वक्त है उस गुप्त ब्रह्मास्त्र का खुलासा करने का जिसने मैंने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था। दोस्तों, भारत ने सिर्फ इन 5,000 जवानों वाले ग्रुप्स को ही आगे नहीं बढ़ाया है, बल्कि इसके पीछे एक बेहद खौफनाक फायर सपोर्ट ग्रुप भी तैयार किया है। इस ग्रुप के अंदर वो ताकत है जो चाइनीज ठिकानों को चंद मिनटों के अंदर राख कर सकती है। इसके अंदर तैनात की जा रही हैं भारत की नई और घातक दिव्यास्त्र बैटरियां। इसके अलावा दोस्तों, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को इन पहाड़ों के ऊपर डिप्लॉय किया जा रहा है। पिनाका की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह सिस्टम मात्र 44 सेकंड के अंदर ही बेहतर रॉकेट दाग सकता है। अगर चाइना का कोई भी बड़ा मिलिट्री बेस या जवानों का जमावड़ा सीमा पार नजर रखता है, तो बिना सीमा पार किए ही पिनाका उनके पूरे के पूरे बेस को आग के हवाले बदल सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, भारत अपना स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर भी इन इलाकों के अंदर उतार रहा है। चाइना अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के ऊंचे दरों में अपने भारी टैंक नहीं ला सकता है, क्योंकि वहां की जमीन और ऑक्सीजन की कमी उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देती। लेकिन भारत का जोरावर टैंक विशेष रूप से इन्हीं ऊंचाइयों पर कहर बरपाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह हल्का है, तेज है और इसमें मारक क्षमता बेहतरीन है। दोस्तों, जब यह लाइट टैंक आईबीजी के 5,000 जवानों के साथ में मिलकर के आगे बढ़ेगा, तो चाइना के पास इसे रोकने का कोई भी तकनीकी या जमीनी उपाय नहीं होगा। इस पूरी रणनीति का जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत गहरा है। आज पूरी दुनिया की नजरें इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर हैं। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश यह देख रहे हैं कि क्या एशिया के अंदर चाइना की आक्रामकता को रोका जा सकता है। दोस्तों, भारत का यह कदम ग्लोबल ऑर्डर को यह क्लियर मैसेज देता है कि एशिया में चाइना अब सुपर पावर। इसके ठीक विपरीत भारतीय सीमा के भीतर की तस्वीर बिल्कुल अलग और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। अग्रिम मोर्चों पर तैनात भारतीय जवान पूरी सतर्कता और बहादुरी के साथ अपनी पोजीशन पर डटे हुए थे। हमारा सर्विलांस नेटवर्क बिना पलक झपकाए सीमा पार की हर एक हरकत को रिकॉर्ड कर रहा था और नई दिल्ली में बैठा राष्ट्रीय स्तर का रणनीतिक नेतृत्व एक एक फ्रेम और एक एक इनपुट पर लाइव नजर रखे हुए था। हर एक सफल स्ट्राइक के बाद ड्रोन से ली गई विजुअल्स और सैटेलाइट इमेजरी तुरंत दिल्ली के वॉर रूम में पहुंच रही थी, जहां रणनीतिकार यह देख रहे थे कि अगर कोई ठिकाना आधा ध्वस्त हुआ है तो वहां फौरन दूसरे वेव यानी हमले की दूसरी लहर का प्लान तैयार किया जाता था, ताकि दुश्मन को संभलने का या दोबारा खड़ा होने का 1 इंच भी मौका ना मिले।
अगर खुफिया इनपुट से पता लगा कि कोई सुरंग या अंडरग्राउंड रास्ता अभी बच गया है तो तुरंत ग्राउंड प्लान में बदलाव करके उसे अगली हिट लिस्ट में डाल दिया जाता था। भारत ने इस सैन्य पराक्रम के साथ साथ एक और बड़ा मोर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खोल दिया, जो दुश्मन के ताबूत में आखिरी कील साबित होने जा रहा है। भारत के राजनयिकों और विदेश नीति के रणनीतिकारों ने वैश्विक मंचों पर सबूतों की एक ऐसी भीषण बौछार शुरू कर दी जिसने चीन और पाकिस्तान के पूरे गठजोड़ को दुनिया के सामने नंगा कर दिया है। भारत ने इस ड्रोन हमले का पूरा ब्लैक बॉक्स डाटा, उनके लॉन्च होने से लेकर हवा में मार गिराए जाने तक की पूरी टाइमलाइन, 1000 से ज्यादा यूएवीज के एग्जैक्ट फ्लाइट पाथ, उनके भीतर पाए गए घातक पेलोड के सैंपल्स और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उन ड्रोन से बरामद किए गए क्रिटिकल पार्ट्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट को दुनिया के तमाम ताकतवर देशों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंचों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। जब वॉशिंगटन, लंदन, पेरिस और टोक्यो जैसी बड़ी राजधानियों में बैठे सुरक्षा विशेषज्ञ और सैन्य विश्लेषक इन तकनीकी रिपोर्ट्स एंड विजुअल्स को देख रहे थे, तो वे भी इस बात को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गए कि अगर भारत का यह एंटी ड्रोन ऑपरेशन सफल ना होता तो यह हमला सिर्फ एक क्षेत्रीय तनाव तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका सीधा झटका पूरे दक्षिण एशिया और वैश्विक स्थिरता को हिलाकर रख देता। भारत ने बिल्कुल दो टूक और कड़े लहजे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने यह बात रख दी कि यह कोई सामान्य सीमा विवाद या छोटी मोटी घुसपैठ की कोशिश नहीं थी, बल्कि यह एक फुल स्केल ड्रोन वॉर की रिहर्सल थी जिसमें एक साथ 1000 से ज्यादा घातक मशीनों का इस्तेमाल किया गया था। और इस रिहर्सल को भारत ने न सिर्फ अपनी तकनीकी श्रेष्ठता से नाकाम किया, बल्कि उसे दुश्मन के इतिहास की सबसे शर्मनाक हार में बदल दिया। यही वजह है कि दुनिया के कई बड़े देशों ने पर्दे के पीछे से नई दिल्ली के पास अपने संदेश भेजने शुरू कर दिए हैं कि वे इस पूरे मामले पर बहुत बारीकी से नजर रखे हुए हैं और इस नए प्रकार के तकनीकी युद्ध यानी ड्रोन वॉरफेयर की बढ़ती रेस पर गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अब यह आवाजें भी उठने लगी हैं कि अगर भारत के पास इतना मजबूत, आधुनिक और अचूक सर्विलांस और एयर डिफेंस नेटवर्क ना होता तो यह पूरा एपिसोड एक बड़े मानवीय और रणनीतिक संकट में बदल सकता था। उधर पीओके के अंदर लगातार जारी भारतीय स्ट्राइक्स और सैन्य दबाव के बीच वहां के लोकल आतंकी नेटवर्क पूरी तरह टूटने लगे हैं। संगीत खुफिया एजेंसियों को लगातार यह इनपुट मिल रहे हैं कि जो स्थानीय हैंडलर्स, गाइड्स और मददगार अब तक सीमा पार से चलने वाले इस आतंकी नेटवर्क की असली रीढ़ बने हुए थे, वे अब अपनी जान बचाने के लिए खामोशी से अपने ठिकाने छोड़कर भागने लगे हैं। कुछ ने अपने चेहरे और वेशभूषा बदल ली है, कुछ गहरी भूमिगत सुरंगों में छिप गए हैं, तो कुछ सीधे पाकिस्तान के अंदरूनी शहरों की तरफ भागने की फिराक में हैं। लेकिन इस बार भारत दुश्मन से कई कदम आगे की सोच लेकर चल रहा था। सीमा के इस पूरे बेल्ट पर सर्विलांस की इंटेंसिटी को कई गुना बढ़ा दिया गया था। नए चेक पॉइंट्स और इंटरसेप्शन यूनिट्स को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया था और हर एक संदिग्ध मूवमेंट को तुरंत ट्रेस करने के लिए भारतीय सेना की विशेष कमांडो टीमें तैनात कर दी गई थीं। जो भी पारंपरिक एस्केप राउट्स यानी भागने के रास्ते दुश्मन सालों से इस्तेमाल करता आ रहा था, उन पर इस बार ऐसी पैनी नजर रखी गई कि भागने वाले हर एक आतंकी और हैंडलर का पूरा डाटा चुपचाप डिजिटल रूप से रिकॉर्ड होता चला गया। इसी बीच एक और बड़ी और धमाकेदार खबर ने इस पूरे घटनाक्रम में दुश्मन को और भी तगड़ा झटका दे दिया। ड्रोन हमले की प्लानिंग और पीओके के अंदर हो रहे हमलों